हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जो एक नया वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर मौका है उन सारे छात्रों के लिए जो कॉमर्स में ग्रेजुएट है, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है या फिर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से ग्रेजुएट किए हुए हैं। क्योंकि यह जो वैकेंसी है, जिसे झारखंड नगर पालिका सेवा नाम दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, इसमें सिर्फ यही 4 जो ग्रेजुएट्स हैं कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स से और लॉ से, वही छात्र जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिएगा तो झारखंड में ये पहली बार होगा कि स्पेसिफिक जो है वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा एक टेक्निकल सीजीएल भी होता है, जो आने वाले कुछ दिनों में उसका भी वैकेंसी जारी किया जाएगा। जो अभी जो जारी किया गया है जेएसएससी की द्वारा झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये 4 सब्जेक्ट के छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अन्य एग्जाम में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कंपटीशन उसके मुकाबले कम होगा, लेकिन अच्छे खासे इसमें पोस्ट जो है दिए गए हैं। साथ ही इसमें और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे ज़्यादा चीज़ इसका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा और आपकी इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। साथ ही इसमें वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो फॉर्म भरने की इसकी तिथि है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका तैयारी करना है, सिलेबस, पैटर्न वगैरह हर चीज़ों को हम लोग समझते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये वैकेंसी जो था पिछले साल भी जारी हुआ था, लेकिन नियोजन नीति रद्द हुआ तो उसके बाद ये फॉर्म भी रद्द हो गया था। नए सिरे से इस साल फिर जारी किया गया है, जिसके लिए कैलेंडर में भी प्रावधान दिए गए थे। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले जो परीक्षा है म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए, नगर पालिका सेवा के लिए, उसके लिए आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। इसके लिए जो नया बैच है, ऐसे तो बैचेस पिछले साल भी प्रारंभ हुए थे जो कि कंप्लीट हुए थे आपका समय पर। इसके अलावा 2-3 बैचेस और भी बीच में प्रारंभ हुए थे। इस मंथ में भी आपका नया बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है आपका 5 जून से। और इसमें जो फीस रहेगा आपका, मिनिमम फीस जो है आपका, वो आपका ऑफर के साथ यहाँ पर जो है 4,600 रुपया, या तो आप कॉमर्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स कोई भी ज्वाइन करते हैं। जो भी छात्र लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, लाइव क्लास भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही आपका रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आने वाले जो सीजीएल टेक्निकल है उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो दोनों की तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करके स्टोर कोर्स में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं कि कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन रहेगा जेएसएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है jssc.nic.in पर। इसमें जो डेट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 20 जून से 19 जुलाई तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। इसमें एक सवाल ये उठता है कि सर कि हमने पिछले साल भी फॉर्म भरा था, इसी का सेम फॉर्म आया था, क्या इस साल भी हमको फिर से फॉर्म भरना होगा? तो बिल्कुल सारी प्रक्रिया फिर से आपको पुनः करना होगा। हाँ, जो छात्र पिछले साल फॉर्म फीस दे चुके हैं, इस साल उनको नहीं देना पड़ेगा। फीस सिर्फ आपको नहीं देना है, बाकी पूरा फॉर्म सबमिट करना ही होगा। पीजीटी में हम कुछ छात्रों को ऐसा देखें, और सहायक जो लैब टेक्नीशियन वगैरह का जो पिछले साल भी आया था, कैंसिल हुआ था और इस साल फिर से आया। कुछ छात्र क्या किए हैं कि पिछले साल भरे थे, कैंसिल हुआ, इस साल फॉर्म आया तो भरे ही नहीं, डेट भी खत्म हो गया और पता चला कि वो फॉर्म को भरे ही नहीं, कि सिर्फ सबमिट कर देना था, उसमें कुछ नहीं करना था। और फोटो सिग्नेचर तक आपको प्रक्रिया को पूरा करना है। सिर्फ पेमेंट है, आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, खुद आपसे पेमेंट वो नहीं मांगेगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा अगर पिछले साल भरे हैं तो। अगर नहीं भरे हैं या फिर नए सिरे से पूरा नया रजिस्ट्रेशन नंबर से, नया एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डेट ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही 19 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ डेट आगे भी दिया जाता है कि आप फॉर्म भरें तो परीक्षा शुल्क और फोटो सिग्नेचर कुछ दिन और भी भर सकते हैं, जिसके लिए है कि आपका 21 जुलाई तक फोटो और सिग्नेचर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और आवेदन का प्रिंट आउट आपको रखना है, जो कि फ्यूचर में काम देगा। 23 जुलाई तक वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन में अगर कुछ चीज़ों का आपको संशोधन करना है,
संशोधन यहाँ पर देखिएगा मेंशन भी कर दिया है जेएसएससी के द्वारा। पहले बहुत सारे छात्र ये पूछते सर कि हम ये संशोधन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ों को छोड़कर आप सारी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि इसकी नौबत ही ना आए तो फॉर्म भरने में भी टाइम है, अच्छे से सोच समझ के एक दिन समय लेके भरिएगा कि फिर से उसमें कुछ संशोधन ना करना पड़े। बाकी आयोग उसके लिए समय दिया है, 4 चीज़ों को छोड़कर आप एडिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें आते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है और स्पेसिफिक इसमें कौन कौन से छात्र भर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो अलग अलग पोस्ट मिलाकर कुछ करीब 900 से ज़्यादा के लगभग इसमें पोस्ट हैं। इसमें सबसे पहले आपका पहला गार्डन अधीक्षक, जिसके लिए कुल 12 पोस्ट हैं। वेटरनरी ऑफिसर, जिसके लिए कुल जो पोस्ट है वो 10 हैं। उसके बाद अगर देखिएगा तो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसके लिए 24 पोस्ट है। सैनिटरी सुपरवाइजर सबसे ज्यादा इसी का पोस्ट है, 645 पोस्ट है। अनरिजर्व में 259, अनुसूचित जनजाति 168, अनुसूचित जाति 64, पिछड़ा वर्ग 1 51, पिछड़ा वर्ग 2 39 और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 64 पोस्ट, मतलब 645 सबसे ज्यादा सैनिटरी सुपरवाइजर। इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक जो सबसे पसंदीदा पोस्ट है, खासकर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और जो मैथमेटिक्स और जो एस्थेटिक्स किए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, उनके लिए ये पोस्ट है, राजस्व निरीक्षक में भर सकते हैं, जिसका 184 पोस्ट है। अनरिजर्व में 74, अनुसूचित जनजाति 48, अनुसूचित जाति 18, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 15, 2 ओबीसी 2 11 और ईडब्ल्यूएस को 18 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद एक आता है विधि सहायक, जो लॉ असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए टोटल 46 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए 5, बीसी 1 के लिए 3, बीसी 2 के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट को रिजर्व किया गया है। तो टोटल आप देखिएगा तो बहुत सारे, क्योंकि इसमें अलग अलग देखिएगा क्वालिफिकेशन चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा विधि सहायक के लिए आपको लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए, राजस्व निरीक्षक के लिए आपको कॉमर्स में या फिर मैथमेटिक्स में, एस्थेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। उसी तरह देखिएगा तो अलग अलग पद दिए गए, जैसे कि गार्डन अध्यक्ष के लिए आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक होना चाहिए। वेटरनरी ऑफिसर के लिए लेवल 6 का ये सैलरी दिया हुआ है कि कितना पे स्केल रहेगा। इसके लिए वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से ग्रेजुएट होना चाहिए। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए आपका यहाँ पर है लेवल 4 का ये जॉब है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रीन डाइट एंड न्यूट्रिशन में ग्रेजुएट होना चाहिए। सैनिटरी सुपरवाइजर जिसका सबसे ज़्यादा पोस्ट है, लेवल 3 का ये पोस्ट है, तो इसके लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटरी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटरी एंड हाइजीन में होना चाहिए। और राजस्व निरीक्षक के लिए हमने बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए या तो कॉमर्स से, अर्थशास्त्र से, गणित से या सांख्यिकी से होना चाहिए। विधि सहायक के लिए लेवल 5 का है, ये मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में स्नातक, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार। क्लियर है? तो ये सारे था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं अन्य जो, जैसे कि आपका एज कट ऑफ क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन तो हमने देख लिया, आप अपने अनुसार इसमें पोस्ट को भर सकते हैं। अब कुछ छात्र बोलेंगे सर कि हम सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक सीजीएल के जैसा नहीं है, जैसे अभी उत्पाद सिपाही का आया है, सीजीएल का आएगा जनरल, जो सीजीएल जैसे सीजीएल, तो उसमें हर कोई जो ग्रेजुएट किया हुआ है आप भर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इन सारे सब्जेक्ट में अगर आप किसी में स्पेशलाइजेशन है, ग्रेजुएट आप किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट में और किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। अब देखिएगा एडवर्टाइजमेंट ये जेएसएससी की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा, टेलीग्राम पर भी हमने अपलोड कर दिया गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है, जो पिछले साल फॉर्म भर चुके हैं फिर से उसी आधार पर भरना है, तो फीस नहीं देना है, लेकिन हाँ पहले वाला नंबर आपको देना पड़ेगा। पोस्ट हमने बता दिया, टोटल कितना पोस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसके बाद देखिएगा तो हमने क्वालिफिकेशन भी बता दिया,
योग्यता यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों का आयोग में आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपका मान लीजिए आप अपियरिंग में है, तो अपियरिंग में है लेकिन आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब जुलाई तक है, तो जुलाई तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर ओलंपिक वगैरह मतलब कि जो खेल से संबंधित कुछ कोटा तय किया गया है, उनके लिए क्या क्या है, रिजर्वेशन किनको मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, उम्र की गणना कैसे की जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें छूट दिया जा रहा है करीब 4 से 5 सालों का, तो बिल्कुल यहाँ पर है। मिनिमम के लिए तो वही आपका है 1 अगस्त 2023 तक, मतलब मिनिमम का कट ऑफ है सभी पोस्ट के लिए। और अधिकतम मैक्सिमम की बात किया जाए तो उसके लिए कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त 2019 तक, एज कट ऑफ डेट। मतलब कि जो एज की गणना करना है 1 अगस्त 2019 के आधार पर होगा, आज के आधार पर नहीं होगा। और इसमें अब कितना है मैक्सिमम या मिनिमम एज 21 वर्ष है, 21 वर्ष इस डेट से कैलकुलेट करना है। अब मैक्सिमम एज की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर स्टूडेंट को परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा अनरिजर्व के लिए 35 साल है, और 35 साल ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैक्सिमम डेट होगा। जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है, जैसे कि आपको फॉर्म भर रहे हैं, किसी का 88 का है, 1988 का डेट ऑफ बर्थ है, तो मैक्सिमम जब काउंट करने वक्त इस डेट को कंसिडर कीजिएगा, आज का डेट नहीं, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अन्य में रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे कि आपका ओबीसी को मिलता है 2 वर्ष का छूट। फीमेल ध्यान रखिएगा, फीमेल के लिए अलग होता है, 3 साल का छूट मिलता है। जो पिछड़ा वर्ग सूची 1 और सूची 2 में है, उनके लिए 37 साल मैक्सिमम है पुरुष के लिए। महिला कोई भी है, चाहे अनारक्षित है, अनरिजर्व है, या फिर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है सूची 1 या सूची 2, या फिर आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, तो उनके लिए 3 साल का छूट है, 38 साल। एसटी एससी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए 40 वर्ष हैं। और ये सारे मैक्सिमम एज काउंट करना है इस डेट के आधार पर, 1 अगस्त 2019। अब आते हैं आगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं कुछ यहाँ पर जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आरक्षण का दावा करने के लिए उनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। किस डेट का बना होना चाहिए यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि पहले के नियम में वही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए, तो आरक्षण का दावा करने वाले सभी के, और आरक्षण किसको मिलेगा, जो झारखंड के निवासी हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है स्थानीय या जाति प्रमाण पत्र, तो मतलब कि आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर जो निर्धारित तिथि है 2 जून द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय पत्र मान्य होंगे। मतलब कि आपको जो स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए 2 जून 2016 या उसके बाद का होना चाहिए, इसके पश्चात निर्गत जो स्थानीय प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। मतलब कि 2016 से पहले, 2 जून 2016 से पहले किसी भी स्तर का एसडीओ या फिर डीसी या फिर कहीं का भी बना हुआ है मान्य नहीं होगा। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं सर कि मेरा सीओ का बना हुआ है, तो सीओ वाला कब मान्य होगा, तो सीओ वाला का दिया हुआ है 19/7/2019, हाँ 19/7/2019 या इसके पश्चात अगर सीओ लेवल का, मतलब कि अंचलाधिकारी के द्वारा बनाया गया है स्थानीय प्रपत्र, तो वो मान्य होगा। वही चीज यहाँ पर है, मतलब कि अगर 19/7/2019 के पहले अगर सीओ लेवल का आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है तो मान्य नहीं होगा, एसडीओ लेवल का होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का। और भी कुछ यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। पति के नाम पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर वही आपको एक एफिडेविट बोनाफाइड वगैरह बनाना पड़ता है, एफिडेविट करा लिए, शपथ पत्र एक बना लेना पड़ता है कि आपका जो नाम है, जैसे कि गर्ल्स के लिए खासकर है, शादी के बाद जैसे कि टाइटल चेंज हो जाए, खासकर गर्ल्स के साथ ये होता है, तो उसमें अगर चेंज है तो आप वहाँ पर अपना एक बोनाफाइड वगैरह बना लीजिएगा, शपथ पत्र समर्पित कर दीजिएगा। अब जाति प्रमाण पत्र के लिए कब का चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति, मतलब झारखंड राज्य को ही जाति प्रमाण पत्र छात्रों दिया जाएगा। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या अनुमंडल के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इस लेवल का एसटी एससी के छात्रों के लिए नियम है, ओबीसी के लिए अलग नियम है, तो इस लेवल का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो मान्य होगा। ध्यान रखिएगा इसमें
सीओ लेवल का नहीं है। सीओ लेवल का कब होना चाहिए? तो इसमें मेंशन किया गया है कार्मिक प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है 25 फरवरी या 2019 या उसके पश्चात अगर अंचलाधिकारी के जाति प्रमाण पत्र किसी एसटी या एससी छात्र के पास है तो वो मान्य होगा। तो मतलब यहाँ पर दो नियम निकल के आया। अगर जाति प्रमाण पत्र आपका झारखंड बनने के बाद कभी भी का बना हुआ एसटी एससी छात्रों के लिए कभी का बना हुआ है, अगर वो बना हुआ है जिला उपायुक्त के द्वारा, अनुमंडल उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का किसी भी लेवल का बना हुआ है, झारखंड राज्य का बना हुआ है एसटी एससी छात्रों के लिए तो मान्य होगा। अब बोलिए से नहीं मेरा सीओ लेवल का बना हुआ है, तो उसके लिए नियम ये है कि सीओ लेवल का अगर बना हुआ है तो 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो वो मान्य होगा। अब आते हैं ओबीसी छात्रों के लिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जाति जो है आपका, उसके लिए हमने नियम देख लिया। एक चीज़ और यहाँ पर नियम बनाया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कि 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र का जो एक मानक दिया हुआ है जो कि मान्य होगा परिशिष्ट 3 में। अब आते हैं BC1 और BC2 के लिए। तो इनके लिए नियम है कि 29/8/2012 या उसके पश्चात, मतलब कि 2012 से पहले का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उसके पश्चात अगर उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का है तो मान्य होगा। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर एक नियम है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की तिथि संबंधित अभ्यर्थी का कार्मिक विभाग जो प्रशासनिक विभाग है 25 फरवरी 2019 के अधीन प्रपत्र में गैर क्रीमिलेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक 5 में दिया हुआ है, उसी के आधार पर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नहीं सर कि मेरा सीओ लेवल का बना हुआ है, तो सीओ लेवल का कब मान्य होगा जाति प्रमाण पत्र BC1 और BC2 के लिए? तो 25 फरवरी 2019 या उसके पश्चात अगर सीओ लेवल का आपका जाति प्रमाण पत्र है BC1 और BC2 के लिए तो वो मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए यहाँ पर आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेटेस्ट वाला। हाँ, यहाँ पर डेट नहीं दिया हुआ है कि कब डेट का होना चाहिए, लेकिन हाँ बना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के बाद जो है EWS को मान्यता दी जा रही है, तो वो मान्य होगा। वो इसी संबंधित कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आवेदन करने की सारी प्रक्रिया वगैरह से तो हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं मेन आपका पैटर्न पर, जो सिलेबस है इसका उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे आपको तैयारी करना है, मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर परीक्षा का प्रारूप समझते हैं, परीक्षा तो एक ही चरण में होगा, एक ही एग्जाम लिया जाएगा जिसमें कि कुल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये परीक्षा जो होगी वो OMR बेस्ड होगा, मतलब पेपर मोड बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, जैसे कि PGT हो गया, सहायक लैब टेक्नीशियन वगैरह हो गया, इसके जो एग्जाम लिए जाते हैं वो आपका क्या रहता है CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन ये पेपर मोड होगा, OMR सीट दिया जाएगा जैसा CGL का एग्जाम होता है। एक ही चरण में, जैसा कि हमने बताया, परीक्षा जो होगा वो एक ही चरण में होगा। इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसमें निगेटिव मार्क, जितने भी पेपर रहेंगे सब में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। सारे के सारे प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, इसमें से एक विकल्प जो है सही रहेगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 3 अंक आपको दिए जाएंगे, अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो कोई अंक दिए नहीं जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो गलत उत्तर, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो मतलब कि सही करने पर 3 अंक जुड़ जाएंगे, उत्तर नहीं देने पर ना अंक दिए जाएंगे ना काटे जाएंगे। गलत उत्तर देते हैं तो माइनस में चले जाइएगा 1। अब इसमें जो 3 पेपर होते हैं वो कौन कौन से पेपर हैं उसको हम लोग समझते हैं। जो पहला पेपर होगा लैंग्वेज पेपर होगा, दूसरा पेपर भी लैंग्वेज पेपर होगा, और तीसरा पेपर जो होगा GS और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट पर आपको नियुक्त किया जा रहा है, तो उसका भी एक पेपर रहेगा जो पेपर 3 में इंक्लूडेड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 में जो सिलेबस बनाया गया है इसका, पेपर 1 का जो सिलेबस रहेगा, पेपर 1 में जो रहेगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी रहेगा, जिसमें कि 100 कुल 20 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की ये परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि हिंदी से 60 प्रश्न और अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेंगे।
हर एक प्रश्न 3 अंकों का, मतलब कि 12 या 36, 360 अंक की ये परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा इसी एग्जाम के आधार पर, एक ही एग्जाम के आधार पर, लेकिन पेपर 1 के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें कि 30% सिर्फ लाना अनिवार्य होगा, 30%। लेकिन ध्यान रखिएगा 30% अगर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 और 3 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, इसीलिए पेपर 1 भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अब आते हैं पेपर 2, जो कि आपका एक मेरिट वाला पेपर है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जो शामिल किया गया है ये एक तरह का लैंग्वेज पेपर है, ये भी एक लैंग्वेज पेपर है, लेकिन हाँ ये जो लैंग्वेज पेपर रहेगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का होगा, जो कि अगर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। इससे कुल 100 प्रश्न रहेगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी। अब सवाल उठता है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में वो क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, 15 भाषा का लिस्ट दिया हुआ है। इस 15 में से कोई एक भाषा का आप चयन करना होगा, उसी भाषा से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले जो साल एग्जाम हुआ था ना, यहीं पर चेंज हुआ था। पिछले साल 12 भाषा था, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश को हटा दिया गया था। इस बार उन तीनों को जोड़ दिया गया है। हिंदी रहेगा, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुड़ुक की भाषा उरांव, उरावी भाषा, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया और संस्कृत। तो ये 15 भाषा में एक भाषा आपको सिलेक्ट करना है। अब इसका सिलेबस अपना दिया हुआ है आगे के टॉपिक, मतलब कि आगे के स्लाइड में आपको सिलेबस मिलेगा, हम इसका अपलोड कर देंगे, क्योंकि सभी सिलेबस एक साथ डिस्कस करना मुश्किल है, अलग अलग पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे, वो अपलोड रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक मेरिट वाला पेपर है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मेरिट में इसके अंक जोड़े जाएंगे। तो ऐसा इसमें नहीं करना है कि इसमें भी कि कितना भी मार्क्स 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के आधार पर मेरा एग्जाम में हो जाएगा क्लियर, तो नहीं होगा। इसमें 30% कम से कम आपका होना चाहिए, तो ही माना जाएगा कि आप पेपर 2 में भी क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके मार्क्स पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन इसमें मिनिमम आपको 30% होना चाहिए। अब आते हैं पेपर 3 में। तो पेपर 3 का जो सिलेबस बनाया गया है, पेपर 3 में आप देखिएगा तो जो आपका विशिष्ट जो पेपर है, जैसे कि आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो कॉमर्स का पेपर रहेगा, वेटरनरी साइंस, कृषि, एग्रीकल्चर वगैरह, कॉमर्स इकोनॉमिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, तो उसको मिलाकर और जीएस और मैथ को मिलाकर, रीजनिंग को मिलाकर ये पेपर 3 बनाया गया है। पेपर 3 में अगर देखिएगा तो पेपर 3 में जो है 150 प्रश्न रहेगा, जो कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा ली जाएगी। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न रहेगा। अब 150 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो इसमें 150 प्रश्न जो आपका अपना जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, जिस आधार पर आप फॉर्म जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, वहां से 100 प्रश्न रहेगा। पहला, जैसे कि आपने रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सब्जेक्ट था आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से 100 प्रश्न यहाँ रहेगा। एग्रीकल्चर के लिए आपने भरा, मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, उसके लिए अलग पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तो एग्रीकल्चर से यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा 50 प्रश्न यहाँ पर सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य अध्ययन में वही आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे। गणित से भी प्रश्न रहेगा, सामान्य जो जनरल मैथ से, उससे 20 प्रश्न, और साइंस से यहाँ पर प्रश्न को शामिल किया गया है 10 प्रश्न। तो टोटल इन सबको मिलाकर देखिएगा तो 150 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस इसका जो ग्रेजुएट, चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन स्तर का बनाया गया है इसका सिलेबस, स्टैंडर्ड सिलेबस है। लेकिन ग्रेजुएशन क्या रहेगा, इसका जो सिलेबस है पीजी के टॉपिक को शामिल करके बनाया गया है, खासकर ये तकनीकी और विशिष्ट विषय जो आपका अपना पेपर रहेगा। क्लियर है? तो ये तीनों पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो हमने सारा डिस्कस कर लिया है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, जिसमें कि आपको 30% सिर्फ लाना है, उसके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपको अलग अलग पेपर में 30% सभी में लाना है, लेकिन ये दोनों पेपर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट, लेकिन इसमें भी 30% कम से कम होना चाहिए। कोई ऐसा छात्र नहीं कर सकता है कि 100% जो है आपका पेपर 3 में सही कर लिया और पेपर 2 में आपका 15 मार्क्स 20 मार्क्स लाकर आप पास कर जाइएगा। अगर कट ऑफ से ज़्यादा भी मार्क्स है तो आपको नहीं मेरिट में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 30% का जो क्राइटेरिया है आपने फॉलो नहीं किया है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं यहाँ पर कि इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस देखिएगा तो पूरा विस्तार से
अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें वही सामान्य हिंदी सामान्य इंग्लिश पढ़ना है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपका अपना स्पेसिफिक सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस, इसमें वही पेपर 1 ही हिंदी 60% रहेगा ना, तो उसमें अनुच्छेद से व्याकरण से, उसी तरह अंग्रेजी में भी अनुच्छेद और व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसमें 15 सब्जेक्ट 15 हैं, तो 15 का सिलेबस यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, वो दिया गया है। तकनीकी और विशिष्ट का सिलेबस भी आगे दिया हुआ है। इसमें सामान्य हिंदी में वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब मिलाकर दिया गया है। और सामान्य विज्ञान में वही आपका बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा। और गणित में वही आपका अंक गणित हो गया, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति वगैरह से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरिट लिस्ट जो है इसी पेपर के आधार पर बनाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो इसके आगे का जो अन्य पॉइंट है, नियुक्ति वगैरह तो सारी चीज़ें प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, वो एक बार देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट में। सिलेबस, अब इसका जो सिलेबस है इसका अब देखिए यहाँ पर सभी सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो पेपर 2 में जो 15 जो लैंग्वेज हैं जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का, उसका यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आपका जो आपका विशिष्ट विषय रहेगा, जैसे कि किसी का कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार देखिए, खड़िया गद्य साहित्य वगैरह है। फिर ये ओडिया लिटरेचर लैंग्वेज का है। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो ये पंचपरगिया का सिलेबस है। पंचपरगिया के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये नागपुरी का सिलेबस है। नागपुरी के लोकगीत वगैरह, कविताएं वगैरह हैं, गीत हैं, फिर लोक कथा है, शिष्ट कथा है। मतलब सिलेबस को बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है लैंग्वेज पेपर का भी। पहले इतना सिलेबस नहीं था। गुणमाली का भी सिलेबस देखिएगा, बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है, 3 पार्ट 4 पार्ट में शामिल कर दिया गया है। उर्दू का सिलेबस है ये। फिर खोटा साहित्य का, खोटा का भी सिलेबस यहाँ पर देखिएगा तो विस्तार कर दिया गया है। वो भाषा का है। फिर यहाँ पर मुंडारी का है। मतलब 15 भाषा का यहाँ पर सारा, बांग्ला भाषा हो गया सारा, यहाँ पर देखिएगा तो सिलेबस दिया हुआ है। ये आपका हिंदी का है। पिछला बार हिंदी नहीं था, इस बार हिंदी शामिल किया गया, तो देखिएगा तो हिंदी का सिलेबस अच्छे खासा है, क्योंकि आपको सभी पढ़ना है। पहले भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी आवट, डिंगल, फिर साहित्य है, काव्य वगैरह, काव्य विधि, उपन्यास बहुत सारे हैं, कहानियाँ पढ़नी है, बहुत सारे नाटक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके बाद व्याकरण है। फिर इसके बाद देखिएगा तो इंग्लिश लिटरेचर का भी सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो पेपर 3 में आपका जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा तो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। फिर इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही है पेपर 1, 2, 3 तीनों की चल रही है। और पेपर 3 में जो विशिष्ट विषय है उसमें इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, कॉमर्स का, ये 3 सब्जेक्ट का चल रहा है। बाकी पेपर 2 में भी जो हिंदी लिटरेचर का हो गया, नागपुरी हो गया, इनके क्लासेस चल रहे हैं। सब सिलेबस में तो यहाँ पर आज की वीडियो में यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि फिर अलग अलग सेपरेट, जैसे पेपर 2 में आपका जो लैंग्वेज पेपर है, पेपर 3 में आपका जो विशिष्ट पेपर है, उसका अलग अलग जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, उसका हम अलग से आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऐसे पिछले साल भी हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि पिछले साल में सिर्फ थोड़े बहुत ही बदलाव हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो झारखंड म्यूनिसिपल एग्ज़ाम को लेकर एक प्लेलिस्ट भी बनाए, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।
अब इसमें लास्ट एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चूंकि हमने प्रारंभ में ही बताया कि हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं वो सारे उपलब्ध आपको कराई जाते हैं। तो इसी एग्ज़ाम के आधार पर पिछले साल भी हमने सारे बैचेस सही से सारे सब्जेक्ट में जो हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ था सारे कंप्लीट कराए थे। इस साल भी आपका बैचेस जो है बीच में जनवरी के लगभग प्रारंभ हुए तो वो भी आपका बैच कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि 5 जून से भी अब एक नया बैच स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर की जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद ही ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है ताकि आप शुरू से लाइव क्लासेस कर सकें। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस पर सारी क्लासेस आपको किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स तीनों बैचेस प्रारंभ हो रहा है 5 जून से। बहुत ही कम फीस है, फीस इंक्रीज होने से पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर उसमें स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इन सारे क्लासेस में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। इसके अलावा इसमें डाउट सेशन हो गया, इसके अलावा आपके इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ऐसे तो एग्जाम म्यूनिसिपल का कभी एग्जाम हुआ ही नहीं है, लेकिन दूसरे जगह से जो सेम सिलेबस के आधार पर जो परीक्षाएं ली गई है, सेम टॉपिक पर कुछ परीक्षाएं ली गई है, वहाँ से कलेक्शन करके भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। और ये सारी सुविधाएं हमारे एक ही ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर ही उपलब्ध होता है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं क्लासेस, ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।